Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम कवर करने वाले हैं जहां तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि भाई वो एक मूवमेंट लेकर आएंगे कि एजुकेशन जो है उसको 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट बना दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 246 एज वेल एज दी शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम कवर करेंगे बर्ड सर्वे जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुआ है। यहाँ पर दो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज मिली है, उनको भी यहाँ डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द केरला ड्रॉट सिचुएशन. Along with that, we'll be covering about the consumption-based poverty estimation, and we'll discuss about the Tendulkar committee reports and different committee reports on the poverty. Next, we will discuss about the Kaveri water sharing dispute, and lastly, we'll be covering about the no more deemed forest in Odisha. So without wasting any time, let's talk about the first news here, which is important for GS paper number 2. बात की जा रही है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के बारे में। इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए फाइनली जो एजुकेशन है जो कि पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करती थी, इसको वापस स्टेट लिस्ट का पार्ट बना दीजिए। हुआ क्या था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, इस लिस्ट को उठाकर ये जो एजुकेशन जो विषय है इसको उठाकर डाल दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, और इसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए स्टालिन जी का बोलना ये है कि जितने भी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है जैसे नीट वगैरह, इन सभी में कंपटीशन ज़्यादा है। सेंटर अपनी तरीके से नियम कायदे कानून बनाती है, बट ओरिजिनली जो कि एजुकेशन है जो स्टेट का पार्ट हुआ करता था, स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था, इसको वापस यहीं पर लाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें चेंजेस रिसेंटली हमें देखने मिले हैं 42nd अमेंडमेंट के साथ, जहां पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया था। बात करें अगर हम 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आर्टिकल 246 जो है वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई जाती हैं जिन्हें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। देखिए ये तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनके लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी जो है वो सब अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवेज एटसेट्रा यूनियन लिस्ट का पार्ट देखने मिलेंगे। आप स्टेट लिस्ट की बात करें तो आपको एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, ये सब यहाँ पार्ट देखने मिलेंगे। कॉन्करेंट वो है जहाँ पर दोनों यूनियन एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दे अलोन कैन मेक द लॉस। बात कर लेते हैं हम यूनियन लिस्ट के बारे में जिसके ऊपर सेंट्रल की अथॉरिटी आपको देखने मिलती है। दैट मीन्स ये वो सारे विषय हैं जिनके ऊपर केवल और केवल सेंटर यहाँ पर नियम कायदे कानून बना सकता है। आज की डेट में बात करें तो यहाँ पर 100 विषय हैं जिसके ऊपर सेंटर का डायरेक्ट पावर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तब इसके अंदर केवल और केवल 97 विषय रखे गए थे, जिनकी संख्या बढ़कर आप देखेंगे यहाँ पर 100 हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके को कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जब बात आएगी डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ्स, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्वाइनेज एटसेट्रा के बारे में। सेकेंड लिस्ट की बात करें जिसे हम लिस्ट 2 या स्टेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, इस पर डिसीजंस बना सकती है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्राइमरी अगर हम बात करें तो जितनी भी लोकल इश्यूज होते हैं आपको जो देखने मिलेंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लाइक लैंड, लिकर, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट एटसेट्रा, इन सभी को ऐसे मिलाकर कुल 61 विषयों को इसके अंदर रखा गया है। जैसे ओरिजिनली हमने बात करी थी इसके अंदर 66 विषय थे, आज की डेट में आपको लेकिन 61 सब्जेक्ट इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। अर्लियर एजुकेशन वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक होल सोल पावर होता है कि वो ऐसे मैटर्स में अपना कोई भी नियम बना सकती हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लास्टली कम द थर्ड लिस्ट विच इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक तरीके से शेयर्ड अथॉरिटी है, विच मीन्स यहाँ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर
दोनों ही किसी भी मुद्दे पर जो इस लिस्ट में रखा गया है उनके ऊपर नियम बना सकती हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें तो आज के समय में यहाँ पर 52 विषय हैं जो जो इसका पार्ट बनने दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेंगे एजुकेशन की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, अडॉप्टेशन एंड सक्सेस एटसेट्रा, वेलफेयर, इकोनॉमिक, लोकल सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एटसेट्रा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखिए इसी के अलावा एक शब्द और आ जाता है, भाई क्या अगर ऐसे कोई विषय है जो इन तीनों लिस्ट का पार्ट नहीं है, उसका क्या होगा? ऐसे में यहाँ पर सेंट्रल के पास एक रेसिड्यूरी पावर आ जाता है जो कि प्रोवाइड करता है कि ऐसा कोई भी विषय जो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है इन तीनों लिस्टों में, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी निर्णय ले सकती है। बात आ जाती है क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है 7th शेड्यूल में? जी हाँ, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। ये इफेक्ट में तभी आ सकता है जब एक जो मेजॉरिटी से एक जो डिसीजन है वो पास किया जाएगा आपका इन द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, विच मीन्स मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? जो टोटल मेंबरशिप है दोनों हाउसेज की, ठीक है, एक तो वो आपको यहाँ पर देखनी होगी और साथ ही जो मेजॉरिटी है वो 2/3 से कम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि पहले स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट था, अब उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, तो ये अमेंडमेंट हुआ कहाँ था? देखिए बात की जा रही है 1976 की, क्योंकि हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी के टाइम यही एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। बात करें अगर यहाँ पर तो देखिए आपको एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जैसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था? स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ओके, आगे अगर हम बात करें तो रिसेंटली कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पर जिसको स्पेशल प्रोविजन के तहत यहाँ पर लाया गया? जी हाँ, 101st अमेंडमेंट एक्ट जो कि रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विसेज से। देखिए पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दे बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज विद द रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। Further, what Parliament did, they had exclusive power to make laws with respect to goods and services tax, where the supply of goods and services or both take place in the course of interstate trade or commerce। और इसी के साथ आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वापस चर्चा का विषय बन जाता है। अब देखिए आपसे सवाल क्या बन सकता है? देखिए एक सवाल आपसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है 7th शेड्यूल की। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। दूसरा, ये एक तरीके से हार्मनी क्रिएट कर रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में। एक डिवीजन ऑफ पावर दिखाएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दिखाएगा, एंड साथ ही स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको भी दिखाने का काम करेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता ही क्या है? देखिए रिडंडेंट है, ओल्ड हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। दैट मीन्स 1935 का पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये, विच मीन्स यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, पब्लिक गुड्स को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता है, किस मैटर को कहाँ पर ले जाना ज़रूरी है वो भी यहाँ देखना होगा। इसकी वजह से जो सेंट्रलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक आप देखेंगे स्टेट सेंटर्स के बीच में इसी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है। वहीं जो लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ पर एक ऐसी 4th लिस्ट भी होनी चाहिए मुझे लगता है जो कि लोकल बॉडीज़ को यहाँ पर पावर प्रोवाइड करे, ठीक है, विद द सेंट्रल एंड स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। इसकी वजह से आप देखेंगे जो भी पावर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ के, वो सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल बी टोटली फ्री टू टेक द डिसीजंस। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है, एक सर्वे किया गया है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और यहाँ 275 बर्ड स्पीशीज़ को काउंट किया गया है ड्यूरिंग दिस सर्वे। बात करेंगे अगर हम तो 62 मेंबर्स की एक कमेटी यहाँ पर बनी थी, एक टीम यहाँ पर बनी थी जिसमें बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट,
conservationist volunteers from organization like WWF, टाइगर कंजर्वेशन फंड एंड विलेज वॉलंटियर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लगभग 540 किलोमीटर के एरिया में 135 फॉरेस्ट ट्रेल्स को पार करते हुए ये सर्वे यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, जिसमें पता चला है कि लगभग 275 बर्ड स्पीशीज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको देखने के लिए मिली हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिनका नाम है वाइट रम्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम इसको अभी बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। और दूसरा 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक पल्लास फिश ईगल एंड इजिप्शियन वल्चर, ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट इफ विल टॉक अबाउट, तो यहाँ पर 4 वल्नरेबल बर्ड स्पीशीज हमें देखने मिली हैं जिनका नाम है द ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट स्लेटी वुडपीकर, ग्रे क्राउन पेरिना एंड द रिवर्टन। लगभग 10 से भी ज़्यादा थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज हमें देखने मिली हैं और 256 के आसपास आप देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न्ड स्पीशीज जिन्हें IUCN में रखा गया है उनको यहाँ पर रखा गया है। नाउ कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं कि कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है बर्ड्स को काउंट करने में। तो देखिए यहाँ पर 2 मेथड्स होती हैं, वन इज़ द पॉइंट काउंट मेथड, नेक्स्ट इज़ द ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट मेथड। एक में ट्रेल को मॉनिटर किया जाएगा और एक में पॉइंट्स को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उन स्पीशीज़ की जो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने मिली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट रम्ड वल्चर के बारे में। आपको इसके अलावा जितने भी वल्चर स्पीशीज़ हैं इंडिया में उसकी पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर इस PPT के फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएगी। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर PDF ऑल्सो। वाइट रम्ड वल्चर्स की बात करें तो इंडियन वल्चर्स के जैसे ही होते हैं, ये एक मैसिव पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है। आपको पता है डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग की वजह से इनकी लगातार संख्या में कमी होती जा रही है। IUCN के स्टेटस की बात करें सो दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो जिम कॉर्बेट में हमें देखने मिला है, दीज आर दी रेड हेडेड वल्चर, अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी का पार्ट है एंड सेम डाइक्लोफेनेक और एनवायरमेंटल और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्लास फिश ईगल के बारे में। इनका नाम हेलिटियस ल्यूक्रिकॉपस के नाम से भी जाना जाता है। ये एसिप्रिडियस फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये यूजुअली ईगल्स की कैटेगरी में आते हैं जो आपको सेंट्रल एशिया, नदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट और म्यांमार के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। कॉमनली हम इन्हें पल्लास फिश ईगल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज़ समझनी होगी, इनकी खासियत कुछ इस तरीके से, एक तो ये लार्ज होती हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होती हैं। लगभग 70 से 85 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ आपको देखने मिलेगी, जहाँ मेल का वेट अप्रॉक्स 2000 से 3300 ग्राम्स होता है, वहीं फीमेल्स 2100 से 3700 ग्राम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनके हैबिटाट्स की अगर हम बात करें तो ये जो ईगल स्पीशी है ये वेटलैंड के आसपास, लेक्स के क्षेत्रों के आसपास, रिवर्स के आसपास या जो फ्रिंज टॉल ट्रीज होते हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कज़ाकिस्तान, सदर्न रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनफैक्ट नदर्न इंडिया के क्षेत्र में ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। कंजर्वेशन स्टेटस जैसा हमने बताया आपको, ये कैसे आपको देखने मिलेंगे, दे आर इन दी एंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए इसको रखा गया है ब्रिटिश के लेजेंडरी हंटर और कंजर्वेशनलिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पे। पहले हालांकि ये बहुत ज़्यादा हंटिंग करते थे, बाद में इनका हृदय परिवर्तन होगा और ये कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। इंडिया का ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा रेनाउंड टाइगर रिजर्व अगर कोई है तो वही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सिचुएशन की बात करें तो ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर। वहीं इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में विद द नेम ऑफ हैली नेशनल पार्क और यही इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना था। बाद में आप देखेंगे 1952 के बाद यहाँ पर इसको रीनेम कर दिया गया था राम गंगा नेशनल पार्क और 1952 के बाद इसको वापस से चेंज कर दिया गया विद द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द ऑनर ऑफ द जिम कॉर्बेट। साथ ही 1973 में पहला एरिया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर यहाँ पर कंजर्वेशन के अंदर लाया गया था, इट इज़ ऑल्सो दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ से कई बार और सवाल भी देखने मिलते हैं। ये जो राम गंगा है ना, इसी की वजह से इसका नाम राम गंगा रखा गया। तो राम गंगा
सोना मंडी, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे सोना मंडी रिवर। देन पलानी, दिस इज़ दी पलानी रिवर। और कोसी, ठीक है। ये सारी नदियाँ अगर आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती हुई निकलती हैं। लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना की लगभग 600 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और हम बात करने वाले हैं केरला, जहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगस्त के महीने तक, अगर हम 14 अगस्त तक की बात करें तो 44% से भी कम यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिली है, जो कि यूजुअल जो पैटर्न है 240.2 मिलीमीटर रेनफॉल जो यूजुअली यहाँ पर देखने मिल जाती है, उससे बहुत ज़्यादा कम है। और अभी तक सिर्फ स्टेट ऑफ केरला में अगर आप बात करोगे तो 25.0 mm बारिश ही देखने के लिए मिली है, विच मीन्स अगस्त में 90% बारिश कम हुई है। रिजल्ट इनटू एल नीनो का प्रभाव यहाँ पर ऐसा पड़ेगा जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सिचुएशन हमें देखने मिली है। आईएमडी के डेटा के हिसाब से बात करें तो ये जो डेफिशिएंसी है मॉनसून की, ये आज नहीं इसके पहले भी 14 बार केरल फेस कर चुका है। सबसे पहले 1901 की सिचुएशन में सेम घटना घटी थी, अगेन 2016 में भी रिसेंटली ये घटना घटी, और जो 15 एल नीनो ईयर हुए हैं कंट्री ने जो आज तक विटनेस किए हैं 1951 से, उसमें से केवल 5 एल नीनो ईयर 1965, 72, 87, 2002 और 2015 ने केरला को यहाँ पर बहुत डिवास्टेटिक तरीके से इम्पैक्ट किया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम कि आखिर हुआ क्या है, व्हाट इज़ एल नीनो एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग दी केरला। चलिए रिपोर्ट से कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा बाकी पूरा डेटा आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो आईएमडी ने जो इनिशियल प्रेडिक्शन दिया था उसके हिसाब से अबव नॉर्मल सदर्न वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून हमें देखने मिलेगा, लेकिन जो चैलेंजिंग रियलिटी है वो इस समय केरला बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है एल नीनो। समझ लेते हैं आखिर एल नीनो है क्या। कई बार हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट अस डिस्कस इट अगेन। देखिए एल नीनो और ला नीना दो हमें कई बार टर्म्स देखने के लिए मिल जाती हैं। ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स की सिचुएशन है, जहाँ पर ओशन का टेम्परेचर यहाँ पर इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में यहाँ पर बढ़ता है, और उसी के ऑपोजिट अगर हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की बात करें तो ये बिल्कुल इसका विपरीत फेज हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यूजुअली आपको एल नीनो को कुछ इस तरीके से समझना है कि इट इज़ बेसिकली द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर। अब अनयूजुअल वाटर कहाँ पर होगा, इन दी ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशन, और इसीलिए इसे वार्म फेज भी बोला जाता है। ये जो फिनोमेना है, अगर ये जो वार्म फेज है ये लंबे टाइम तक अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एंजो के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये अकर जब होता है जब ला नीना की सिचुएशन है। अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ला नीना क्या है। तो देखिए बिल्कुल इसी के ऑपोजिट ये वो पैटर्न है जहाँ पर अनयूजुअल कूलिंग हो जाती है ट्रॉपिकल या ईस्टर्न पैसिफिक में। क्लियर। चलिए हम एल नीनो को थोड़ा सा और डिफाइन करके समझ लेते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है ये ग्लोबल वेदर पर बहुत बुरा पड़ता है। एल नीनो की अगर हम टर्म की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब होता है एक लिटिल बॉय, स्पेनिश भाषा में इसे बोल दिया जाता है। अब होता क्या है, देखिए इसकी वजह से जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है, चाहे आप टेम्परेचर, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर डिफर करेगा और ओशन के टेम्परेचर डिफर करने से जो मूवमेंट है ओशन करंट का वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेशन है और जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, क्योंकि हवा यहाँ से होकर भी बहने वाली है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंजो की साइकिल है, यहाँ पर यूजुअली इंडियन ओशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया का मॉनसून यहाँ पर देख लीजिए कम हो जाता है। एल नीनो के कारण जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है इन द ट्रॉपिक वेस्टिक, वो क्या कर देता है, यहाँ पर हाईएस्ट लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब जिन हवाओं को टर्न होकर दूसरे क्षेत्र से इंडिया के क्षेत्र में आना चाहिए था, वो इंडिया में ना आकर यहाँ पर चली जाती है। रिजल्ट, इंडिया में यहाँ पर बारिश कम होती हुई नज़र आती है। सो बेसिकली जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये मॉइस्ट एयर लेकर आती हैं फ्रॉम इंडियन ओशन टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रिजल्ट क्या होगा भाई, आना इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर था,
लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन बन गई जहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, लेकिन इन विंड्स का डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। रिजल्ट, जब लो प्रेशर जोन डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो जो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर है वो भी यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी, और इसी की वजह से आप देखेंगे जो मॉइस्चर लेडन एयर है वो इंडिया के पास कम रेनफॉल कराती है। अब होगा क्या, कम रेनफॉल होगी विच मीन्स आपके पास ड्रायर या वार्मर कंडीशन बनेगी। मॉनसून सीजन ज़रूर होगा लेकिन यहाँ पर कोई खास बारिश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी की वजह से इंडिया में जो मॉनसून है वो भी वीक हो जाती है और ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। सो विद दिस पर्टिकुलर चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कंडीशन होती है एल नीनो की। ये नॉर्मल कंडीशन है विच इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन एल नीनो में होगा क्या, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाएगा। रिजल्ट, जिन हवाओं को यहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होगा और सिचुएशन पूरे के पूरे नेशंस को देखनी पड़ेगी, राइट। इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम घटना घटेगी। ओके, यहाँ पर भी एक्सट्रीमली पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ बात की जा रही है कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन की। देखिए रिसेंटली नीति आयोग ने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट शो करी थी, जिसने ये बताया था कि जो परसेंटेज है पुअर का वो 25% जो कि 2015-16 में था उससे गिरकर 15% हो गया है। ठीक है, विच मीन्स आप आज की डेट में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो पुअर्टी कैटेगरी में थे वो लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ चुके हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंसिडेंस है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का वो डिक्लाइन हुआ है। इनके हिसाब से 27% जो कि था 2015-16 में वो घटकर हो गया है 16.2%। तो एक तो हो गया ग्लोबल लेवल पर डिसीजन, ठीक है, एक हो गया आपका स्टेट लेवल पर, विच मीन्स हम नीति आयोग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है अगर इसको एग्जामाइन किया जाए तो हमें पता चलेगा जो पूरा का पूरा रिपोर्ट है वो ये बताता है जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन के मामले में इंडिया की जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर आपको रिड्यूस होती हुई नज़र आएगी। अब देखिए जो मैथोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, सबसे पहले सवाल आ रहे हैं उस पर। जो मैथोलॉजी यूज़ की गई है ऑफ मेजरिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट इज़ बेसिकली आर क्वेश्चन हियर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है दैट it should not be considered a substitute for consumption based poverty estimation। consumption based poverty estimates जो हैं वो बहुत ज़्यादा relevant हो जाते हैं, जिसमें आपको poverty के trends क्या हैं, implication क्या है वो समझने में आसान होती है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी लगाई जा रही है क्योंकि जो मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, लाइक क्या चैलेंजेस हैं मेजरेबिलिटी को लेके, एग्रेशंस क्या हैं, डेटा अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। अब देखिए यूजुअली आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, जो मेथड है एस्टिमेट करने का पॉवर्टी को वो दो तरीके से आपको देखने मिलेगा, इनकम या कंजम्पशन लेवल। और इफ़ द इनकम और कंजम्पशन फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल देन हाउस होल्ड एक यहाँ पर यानी बीपीएल जिसे आप बोलते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। बेसिक डिफरेंस क्या है पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। कंजम्पशन वर्सेस अगर हम इनकम लेवल की बात करें तो देखिए पॉवर्टी लाइन जो है एस्टीमेट इंडिया में की जाती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर की जाती है, इस बात पे नहीं की जाती कि इनकम लेवल्स क्या हैं। कारण क्यों, क्योंकि देखिए इनकम जो लेवल है वो वेरी कर सकते हैं एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति पर, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई डेली वेज मजदूर होगा, सभी का जो इनकम है वो स्टेबल नहीं होगा। साथ ही कहीं पर आपको एडिशनल इनकम भी देखने के लिए मिल सकती है, लाइक कोई व्यक्ति एक जगह काम कर रहा है तो हो सकता है उसके मल्टीपल बिजनेसेस भी हों। तो यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कितने कर रहा है, इट्स नॉट कि वो उसकी इनकम कितनी है बट वो खर्च कितना कर रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। वहीं अगर डेटा कलेक्शन की बात करें तो जो कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन है वहाँ पर जो सैम्पल बेस्ड सर्वे होते हैं उसमें 30 दिन को यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, जहाँ पर हाउस होल्ड जो हैं उन्होंने कितना कंजम्पशन किया है पिछले 30 दिनों में उसको यहाँ पर एक जनरल कंजम्पशन की कैटेगरी में रखा जाता है और इसी के आधार पर पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में।
अब देखिए इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये जो डेटा कलेक्शन की मेथड है, यहाँ पर आर्टिकल में उसे चैलेंज किया गया है। इन्होंने बोला कि जो रोल है नॉन इनकम डायमेंशन का वो भी यहाँ पर होना चाहिए। अब नॉन इनकम डायमेंशन का मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि भाई एग्जिस्टिंग डायमेंशन को आप हटा दो, बल्कि जो भी नया डायमेंशन ऐड किया जा रहा है वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एग्जिस्टिंग डायमेंशन के साथ, रिप्लेस नहीं करना चाहिए, रादर इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टीमेट को। आगे अगर हम बात करें नॉन इनकम इंडिकेटर सच एज, इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशन क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, सैनिटेशन क्या है, अलोंग साइड इनकम और कंजम्पशन तो है ही। अगर इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा तो जो इंडेक्स बनकर हमारे सामने आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कन्वर्टिंग दीज इंडिकेटर इनटू एन इंडेक्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू इशू रिलेटेड टू एग्रेशन एंड डेटा कॉन्स्ट्रेशंस। बिल्कुल, अब इन सभी को एक जगह पर भी नहीं लेकर आया जा सकता, तो चैलेंजेस क्या हैं? जो कंसर्न है वो है मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो कहीं पर फिट तो बैठते हैं और कहीं पर एनालिटिकली फिट नहीं बैठते। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, उसे भी कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उसकी यूनिडायमेंशनल इंडेक्स की वजह से। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रिकमेंडेशन क्या हो सकता है। देखिए ये जो गैप यहाँ पर डेटा कलेक्शन को लेकर हमें देखने मिलता है, उसके लिए एनएसएस और एनईएस यहाँ पर कंजम्पशन एस्टिमेशन को क्रूशियल बनाते हैं। नेशनल स्टैटिक ऑफिस यहाँ पर इस मुद्दे में उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हेल्थ को लेकर, स्टडी को लेकर, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर जितनी भी जो डेटाज हैं वो समय पर हमारे पास मौजूद रहें। चलिए आगे बात करें अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएशन के द्वारा, जिसे हम ओपीएचआई भी बोलते हैं। ये इंडेक्स वेरी मल्टीपल पॉइंट्स में जाकर, मल्टीपल डायमेंशंस में जाके, जिसमें हेल्थ होता है, पॉवर्टी होता है, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, आपका जो इंडिविजुअल का वेल बीइंग है, उन सभी को देखते हुए एक पिक्चर, एक मसौदा तैयार करता है। बेसिकली अगर हम बात करें एमपीआई, तो यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स, जिसमें आपको हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 के अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ ये यहाँ पर काम करता है, जिसमें सभी जो इंडिकेटर है इनका जो वेटेज है विच इज़ वेरी इक्वल। ना तो क्वेश्चंस कम कि इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। देखिए हम सबसे पहली अगर बात करें, विच मीन्स अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो द ग्रेट दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की सहायता से इन्होंने क्या करा था, एस्टिमेशन किया था पॉवर्टी का, जिसके हिसाब से 16 रुपये से 16 रुपीज़ 16 टू 35 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम पर ईयर करने की बात की गई थी। इसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आ जाएगी, जो हमारे लिए एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेगी। देन बॉम्बे प्लान विल कम, और इसी के साथ हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस ये एस्टिमेशंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमेटी आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद आपको भाई वीएम दांडेकर और एन रथ इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो सिस्टमेटिक असेसमेंट है पॉवर्टी का नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के आधार पर, वो किया गया था वीएम दांडेकर और एन रथ के द्वारा 1971 में। ठीक है, इसके बाद अलग कमेटी आपको देखने मिलेगी। देन यू विल फाइंड द लकड़वाला कमेटी, देन यू विल फाइंड द तेंदुलकर कमेटी एंड द रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी के पहले हमें जानना होगा तेंदुलकर कमेटी के बारे में। देखिए 2009 में एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बैठाई गई, जिसके अंदर जो मैथडोलॉजीज़ हैं पॉवर्टी को मेजर करने की, एस्टिमेट करने की, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई। जो ऑब्जेक्टिव था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ हैं उनको कैसे लिया जा सके, कैसे यूज़ किया जा सके, वो बताना। चूँकि इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य कुछ इस तरीके से था, जहां पर मेजर करना पॉवर्टी को क्या होगा, रिफ्लेक्ट क्या, हमें क्या इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, उन सारी बातें की गई। इनके रिकमेंडेशन की बात करी तो इन्होंने क्या बोला, ये रिकमेंडेड अ रिवाइज्ड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कैलोरी कंजम्पशन मेथड। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दे बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम द कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी इन एस्टिमेशन, विच मीन्स इनका जो बेस था कैलकुलेट करने का, कंजम्पशन ऑन द आइटम्स लाइक सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एडिबल ऑयल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन्होंने क्या बोला,
पुवर्टी एस्टिमेशंस को हमें यहाँ पर लाना चाहिए, विच कैलकुलेट्स द मिनिमम कैलोरी इनटेक रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ मॉनेटरी टर्म। दूसरी बात इन्होंने करी एक यूनिफॉर्म पुवर्टी बास्केट लाइन। यूनिफॉर्म पुवर्टी बास्केट लाइन का मतलब क्या था? देखिए, इन्होंने बोला कि जो एक बास्केट लाइन है उसको क्लियर कर दीजिए कि कितनी इनकम होगी, और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो दे हैव मेंशन्ड फॉर 46.68 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ इन द रूरल एरियाज एंड 578.80 पर कैपिटा पर मंथ। वहीं यहाँ पर इन्होंने बात करी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी एस्टीमेट में लाया जाए, प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर को भी ध्यान में रखा जाए, और इसी के बाद कुछ डाउट और कुछ विवादों को देखते हुए अगेन 2012 में एक और एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसका नाम है रंगराजन कमेटी। अब इस कमेटी ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक बैकड्रॉप लिया, नेशनल आउटरीच ओवर द प्लानिंग कमीशन सजेस्टेड पॉवर्टी लाइन ऑफ ₹22 पर डे फॉर रूरल एरिया, और इसी के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लिए गए। इनका काम था जो इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स हैं उनको रिव्यू करना, क्या जो चेंजेस हैं वो लाना, साथ ही गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना कि पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया जाए या क्या चेंजेस हमें लाने की आवश्यकता है। इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया, आप देखेंगे, शिफ्ट फ्रॉम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दे सेड कि बेसिकली आपका होना क्या आवश्यकता है, सेंटर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, यहाँ पर सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे होना चाहिए। इट ऑल्सो यूज डिफरेंट मैथोलॉजी वेयर एज यूज हाउस होल्ड इन दी कंसिडर्ड पुअर इफ दे आर अनेबल टू सेव मनी। देन नॉर्मेटिव और बिहेवियरल लेवल्स की भी इन्होंने बात करी। That means normative level of adequate nutrition, whereas ideal and desirable level of nutrition, whether they are getting it or not. Behavioral की बात करें of non-food expenses, what people are consuming as per their general behavior also, इसको भी ध्यान रखने की बात इन्होंने कही। साथ ही इन्होंने nutritional requirement की बात करी, like 2090 कैलोरीज की बात करी इन दी अर्बन एरियाज, वहीं 2155 कैलोरीज की बात करी रूरल एरियाज में। यहाँ पर इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया विच इज़ द प्रोटीन एंड फैट। इन्होंने बोला रूरल एरियाज में हमें 48 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, वहीं अर्बन एरिया में 50 ग्राम। फैट की बात करी कि रूरल एरिया में आपको 26 ग्राम, वहीं अर्बन एरिया में आपको 28 ग्राम फैट की आवश्यकता होगी। पॉवर्टी थ्रेशोल्ड की इन्होंने बात करी कि पर्सन स्पेंडिंग बिलो द 47 रुपीज़ इन अ डे इन सिटीज़ and 32 rupees in a village can be considered as poor also। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलेगा जिसे बोला जाता है MMRP का कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की जगह हमें मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाने की आवश्यकता है, विच मीन्स आप 365 दिन को काउंट करिए कि 365 दिन में कपड़े, जूते, चप्पल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट, मेडिकल केयर में किसी व्यक्ति ने कितना खर्च किया, फिर आप देखिए उसने पिछले 30 दिनों में कितना खर्चा किया, फिर आप देखिए कि उसने 7 दिनों में, पिछले 7 दिनों में ईडेबल ऑयल, फिश, एग, मतलब जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, बेवरेजेस, इस पे कितना खर्चा किया, और इसके बाद आपको क्या करना है, पॉवर्टी का एस्टिमेशन लगाना है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे हम, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जिसे बोला जाता है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम समझेंगे कि आखिर ये फिर से गर्मा क्यों गया है मुद्दा। देखिए, 14 अगस्त की बात है जहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने को कहा कि वो कर्नाटका गवर्नमेंट से बोले कि वो तत्काल प्रभाव से 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड जो है उसको यहाँ पर रिलीज करें फ्रॉम इट्स रिजर्वॉयर्स एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सिटी लाइक बिलांगडुडू एंड द इंटरस्टेट डिस्प्यूट शुड बी काम डाउन। अब देखिए प्रॉब्लम है क्या, जब हम कावेरी रिवर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेट्स बेसिकली हमें शामिल होती हुई नज़र आती हैं, दो बेसिकली 2 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ, लगभग 150 साल से भी ज़्यादा पुराना ये है। यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए, आर्बिट्रेशन साइन किए गए 1902 से लेकर 1924 के बीच में, मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी के बीच में। वहीं
जब ये विवाद सेटल नहीं हुए तो आप देखेंगे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर जो बेसिन है उसको शिफ्ट कर दिया गया कि इन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे जो अलोकेशन है 1892 से लेकर 94 के बीच में उसे डिसाइड किया गया कि जो 75% है वाटर वो जाएगा तमिलनाडु के पास एंड पुडुचेरी, 23% टू कर्नाटका एंड द रेस्ट टू द केरला स्टेट। अब डिस्प्यूट क्या है भाई? मॉनसून। देखिए कावेरी पूरी तरीके से सीजनल रिवर है और उसकी पानी की अवेलेबिलिटी भी उसी पर निर्धारित करती है। अब यहाँ पर अगर पानी कम होगा तो यहाँ पर जो सेटलमेंट है, जो अमाउंट यहाँ पर सेट किया गया है वो फाइनल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। उसी के ऊपर यहाँ पर बनने वाले नए नए रिजर्वायर्स जैसे मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो एक सबसे बड़ा विवाद का विषय यहाँ पर बना हुआ है। कर्नाटका बोलना यह है कि सिंस कावेरी ओरिजिनेट विद इन देयर टेरिटरी तो इट शुड कंट्रोल ओवर द वाटर, नॉट बाउंड बाय द कॉलोनियल एरा गवर्नमेंट कि भाई आप तो 1892-94 के बीच में 1924 के बीच में एक डिसीजन लेके चले गए, बट इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्लेम है कि जो डेवलप्ड एग्रीकल्चर लैंड है वो बेसिकली वाटर के पैटर्न पर डिपेंड करता है, इसी में ऐसे में वाटर शेयरिंग यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और यहीं आप देखेंगे इसको सुलझाने के लिए बार बार कुछ निर्णय लिए गए। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिठाया गया 1990 में। इसके बाद एक इंटरिम अवार्ड किया गया जहाँ पर ट्रिब्यूनल ने कैलकुलेट किया जो एवरेज इनफ्लो है दैट इज 205, उसको यहाँ पर इंश्योर किया गया कि वो कर्नाटका, तमिलनाडु और इनके क्षेत्रों में आपस में बराबर बांट दिया जाएगा। फाइनली 2007 में जब CWD ट्रिब्यूनल ने फिर से बोला 1000 पेज का एक और डिसीजन निकाला गया जिसमें डिसाइड किया गया कि जो वाटर का एलोकेशन है वो कुछ इतने प्रपोर्शन में बाकी के स्टेट्स में किया जाएगा। अब रिएक्शन क्या है? देखिए कर्नाटका ने बोला कि भाई हमारे लिए इस फाइनल अवार्ड से बड़ा हुआ है डिसएडवांटेज और यहाँ पर इन्होंने रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी। तमिलनाडु जनरली इससे सेटिस्फाई था फाइनल अवार्ड से, बट ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने बोला कि भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट को फिर से कुछ करना चाहिए। वहीं पुडुचेरी और केरला की बात करें तो इन्होंने बोला कि ओके द वर्डिक्ट इज ओके, वी आर टोटली वेलकमिंग इट। वहीं यूनियन गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और बार बार ये मुद्दा इसी तरीके से बढ़ता जाता है। चूँकि अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो इसी को पौन्नी भी बोला जाता है। लेट मी राइट द नेम हियर। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी ना पोन्नी सेल्वियन, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस। सो इसको पोन्नी बोला जाता है तमिल में जिसका मतलब है गंगा ऑफ द साउथ एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया। अगर हम बात करें तो ये सेक्रेड रिवर है साउथ इंडिया की जो कि राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, इन दी साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट। और यहाँ से ये फ्लो करती हुई ईस्टर्न घाट्स में जाती हुई तंजावुर के पास एक डेल्टा का निर्माण करती हुई बे ऑफ बंगाल में आपको जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आप यहाँ पर मैप पर भी इसको देख सकते हैं। दिस इज हाउ द एंटायर रिवर इज फ्लोइंग। इसी के अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी हेमवंती, हेमावती, अक्रावती, काबिनी और भवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक चीज़ है जो आप याद रखेंगे। लेट मी राइट द नेम। मेकेदातु, मेकेदातु ये एम किया जा रहा है कि इसको यहाँ पर बनाया जाएगा इन दी बेंगलुरु सिटी ताकि जो सप्लाई वाटर है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। लगभग 400 मेगावाट पावर का ये प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज किया जा रहा है यहाँ पर बनाने के लिए। 2018 में तमिलनाडु ने अप्रोच कर लिया सुप्रीम कोर्ट पर अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका कि अगर कर्नाटका इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो क्या होगा, ये पूरे के पूरे वाटर को यहाँ पर प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विद अमेंडेड एक्ट किकिंग इन ओडिशा हैज़ नो डीम्ड फॉरेस्ट। चलिए देख लेते हैं आखिर है क्या। देखिए ओडिशा गवर्नमेंट ने इशू कर दिया एक लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू डाइवर फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज शुड अलाइन विद द अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट and that category of deemed forest will no longer be
exist. Deemed forest की बात करें तो हम ये वो एरिया हैं that meet the dictionary definition of the forest but yet have not been officially designated as forest by the central or as well the state government. चूंकि यहाँ पर बात सीधे सीधे की गई है अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का उसे रीनेम कर दिया गया है विद दी वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफिशियली यहाँ पर 1980 चेंज हो गया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जो एक्ट है इसका स्कोप जो है इसको यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है, डेफिनेशन या डिक्शनरी डेफिनेशन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आए गए हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है ये सजेस्ट करता है कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है विच आर नॉट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज सच बिफोर 1996 विल लूज देयर प्रोटेक्शन स्टेटस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। यहीं पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा है लगभग 66 लाख एकड़ का एरिया एज अ डीम्ड फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपर्ट कमेटी, बट बहुत सारे लोगों की ये चिंता की बात है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, उनके रिकॉर्ड में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। साथ ही एक्सपर्ट का सजेशन है कि ये जो अमेंडमेंट है इसकी वजह से जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन है वो ईज हो जाएगा, लेकिन जो प्रोटेक्शन है फॉरेस्ट राइट और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। इसी को लेकर जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो लगभग 33.50% का एक जोग्राफिकल फॉरेस्ट कवर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट करना माइनिंग पर्पस के लिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय हमारे सामने बन के नज़र आता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज आर टू इम्पॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन फॉर यू। आप चाहें तो इन सवालों के जवाब हमारे कमेंट सेक्शन विच इज़ rawacademy.in पर जाकर दे सकते हैं। वी विल चेक दीज क्वेश्चंस, देयर आंसर एंड एग्जामिन एंड डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.